हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका ये प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। हमने इसमें अभी तक आपको फिजिक्स के कुछ टॉपिक पहले चैप्टर पे कुछ टॉपिक बता रखे हैं, जैसे कूलॉम का नियम है, आवेश की किसे कहते हैं, आवेश के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं। तो आवेश के जो मैंने आपको नियम बता रखा है उसका बताता है कि जैसे इसका जो अगला टॉपिक है वो है हमारा कूलॉम का नियम, लेकिन इस बार हम इसे पढ़ने वाले हैं सदिश रूप में। ठीक, कूलॉम का नियम, लेकिन इसे जो पढ़ेंगे हम इसे सदिश रूप में पढ़ेंगे। किस रूप में पढ़ेंगे? सदिश रूप में। ठीक, कूलॉम का जो नियम है उसे हम सदिश रूप में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमसे कूलॉम बाबा ने कहा था उसी को करना है, वही हमें करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सदिश दिशा दे देनी है। कूलॉम बाबा हमें दिशा नहीं दिए हैं, लेकिन हम दिशा देंगे अब। ठीक, तो जो हमें दिशा ऐड करनी होती है सभी की सभी पहले वाली चीज़ है, नई नहीं है कुछ इसमें। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक आवेश है Q1, ठीक, और दूसरा आवेश है Q2। ये दोनों एक दूसरे से R दूरी पर है। कौन से दूरी पर? R दूरी पर। मैंने कहा कि R दूरी पर है। तो कोई भी आवेश हो, प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो और माइनस प्लस हो, कोई भी हो, तो एक दूसरे पे बल लगाते हैं। ठीक, एक आवेश दूसरे पे जो है बल लगाएगा। अभी हम ये एज्यूम करेंगे बस कि ये दोनों प्लस के हैं या तो दोनों माइनस के, दोनों समान हैं। और समान आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। असमान होंगे तो आकर्षण करेंगे। उसको भी क्लियर करेंगे आपको। तो जो आवेश Q1 है, अगर मान लीजिए भी धनात्मक है, हमें प्रकृति नहीं मालूम, हम दोनों को प्लस मान के चल रहे हैं, तो जो Q1 है वो किस पे बल लगाएगा? अपना Q2 पे। Q1 जो है Q2 पे बल लगाएगा, उसे हटाने की कोशिश करेगा। यानी कि Q1 जो है Q2 बल लगाएगा और ये Q1 कोशिश करेगा कि मैं Q2 को इस तरफ धकेल दूं, दूसरी तरफ। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि Q2 पर बल लगा Q1 की वजह से, Q2 पर बल लगा है 2 पर, किसकी वजह से? 1 की वजह से। 2 पर बल लगा 1 की वजह से। उसी तरीके से 1 पर भी बल लगाएगा कौन? 2 भी कोशिश करेगा। अगर ये कोशिश करेगा मैं Q2 को मार दूं, तो ये भी कोशिश करेगा तो Q1 को मार दे, वो भी कोशिश करेगा, दोनों में लपड़ा लपड़ी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर Q1 Q2 को बल लगाएगा तो Q2 भी Q1 पर बल लगाएगा। सिंपल, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस इसको हटाने की कोशिश करेगा और ये उसको हटाने की कोशिश करेगा। दोनों सोचेंगे कि मैं इसको दबा दूं, इसको दबा दूं, तो जो Q1 है इसको दबाने की कोशिश करेगा, इनकी इस पर बल लगाया, नहीं 2 पर बल लगा 1 की वजह से। उसी तरीके से F1 पर बल लगा 1 पर, किसकी वजह से? 2 की वजह से। ठीक, लेकिन जो Q1 पर बल की दिशा है वो इस साइड है और जो Q2 बल की दिशा है वो उस साइड है। ठीक, दोनों को दूरी क्या मानी मैंने? R मान ली है। अब जो है इसमें दिशा का डायरेक्शन दर्शाना पड़ेगा हमें कि दिशा किस तरह जा रही है। तो एक दिशा जो होगी वो Q1 से किधर की ओर जाएगी? Q2 की ओर। यानी कि दिशा 1 से किधर चल रही है? 2 की ओर। ठीक, एकांक सदिश लिया। अब कहेंगे एकांक सदिश क्यों लिया? एकांक का मतलब है कि इसका मान 1 है और इसके मान से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और R12 का मतलब है कि 1 से 2 की दिशा को इंगित कर रहा है। मतलब कि Q1 जो है ये दर्शा रहा है कि Q1 किधर बल लगा रहा है? 2 की ओर। ठीक, कहने का मतलब ये है, यानी कि दूरी R1 यानी कि 1 से किधर जा रही है? 2 की ओर जा रही है। उसी तरीके से जो दूरी यहाँ से मानेंगे वो मानेंगे R 2 से किधर आएगी? 1 की तरफ, इंगित कर दिया। यानी कि ये जो दूरी है वो इधर इंगित कर रही है, इधर दर्शा रही है कि एक इधर दूरी है R21। ठीक, और जो R12 है Q2 को दर्शा रहा है हमें। तो इसका मतलब क्या है कि जो F21 है, F21 2 पर बल किसकी वजह से? 1 की वजह से। तो लिखेंगे Q2 पर बल, Q2 पर बल Q1 की वजह से। ठीक, ये Q1 के कारण। इसी तरीके से F12 यानी कि Q1 पर बल किसके कारण? Q2 के कारण, उसके वजह से। ठीक, उसी तरीके से R12 क्या दर्शा रहा है? तो Q1 से Q2 की ओर, Q1 से किसकी ओर? Q2 की ओर। और कैप है, सॉरी, R21
कैप Q2 से Q1 की ओर दूरी दर्शा रहा है। ठीक, दोनों एक दूसरे की ओर दूरी दर्शा रहे हैं। अब इसको करेंगे कैसे? तो मैं ये कहूँगा आपसे कि सोचिए कि जो Q1 से Q2 बल लगा उसकी दिशा किधर है? उस साइड है। तो ऐसा इन दोनों में कौन है जिसकी दिशा उस तरफ है? इसकी है। यानी कि जो बल हमें इधर लग रहा है उसकी दिशा कौन दर्शा रहा है? R12 दर्शा रहा है। ठीक, अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कूलाम के नियम से ही लिखेंगे, चूंकि जो F होता है, F अगर इसका मान निकाल रहे हैं तो F21 वेक्टर बराबर 2 पर बल लगा 1 की वजह से, सूत्र पहले वाला है K Q1 Q2 बटा R² दूरी, और इसकी दिशा कौन दर्शा रहा है? तो R12, क्योंकि इसकी दिशा इधर है, यानी कि R12 कैप। ठीक, इससे आपको घबराना नहीं है। R12 का मतलब है कैप का कि R12 वेक्टर बटा में माड R12। ठीक, और R12 का मतलब क्या है कि दूरी कितनी है? तो R है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट R भी लिख सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से अगर F12 निकालें, F12 तो ये निकलेगा K Q1 Q2 बटा R² R21, क्योंकि F12 इधर है और R12 इधर दर्शा रहा है, तो R12 कैप। ठीक, हमने माना कि ये हमारा समीकरण 1 और ये हमारा समीकरण 2, यानी कि हम निकालेंगे तो समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, ठीक, 1 और 2 से, ये दोनों को जोड़ने पर, ठीक, जोड़ने पर, तो जो दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा F21 वेक्टर F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटा R² R12 कैप प्लस K Q1 Q2 बटा R² R21 कैप, ये लिख लिया मैंने। ठीक, अब इसमें क्या होगा दोनों में कि मैं आपको सदिश का नियम बता देता हूँ कि अगर कोई भी वेक्टर हो उसका अगर दिशा बदलते हैं तो वो माइनस का निशान फेंकता है। ठीक, जैसे कहने का मतलब है कि एक ए वेक्टर है, यहाँ पर ए दे रखा है और यहाँ पे बी कर गया है। ठीक, तो इसको लिखते हैं ए बी वेक्टर इस तरीके से। ठीक, या ए बी कैप लिख सकते हैं। लेकिन जब उल्टा दिशा कर देते हैं, अगर हम गलती से कहीं उल्टा लिख जाता है कि बी ए वेक्टर, गलत लिखे है ये, बी से ए की ओर, लेकिन हमें कहाँ चलना था? ए से किधर जा रहा है? बी की ओर जा रहा है, लेकिन हमने क्या लिख दिया? बी से ए की ओर। तो इसको सही करने के लिए इसके आगे हमें माइनस लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? माइनस। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी सदिश को आप उल्टा लिख रहे हैं तो उसके आगे क्या निकल के आ जाएगा? माइनस। ठीक, जैसे इसका ए बी का मतलब होता है कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, लेकिन जब हम बी ए लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे, इसका मतलब क्या होगा कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब सही करने के लिए हमें इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाके बी माइनस ए होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस के ए बी वेक्टर। ठीक, इसका मतलब क्या निकला कि जब हमें कहीं सदिश को बदलना पड़े, चेंज करना पड़ेगा इस तरीके से, तो उसका क्या निकल के आता है? माइनस निकल के आता है। ठीक, तो क्या करेंगे इसमें हम, जैसे वो दिया है हमें, तो F21 कैप प्लस F12 कैप कॉमन क्या है दोनों में? इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें बदल देनी, इसको ही आवश्यकता नहीं है, क्योंकि R जब इसको वेक्टर में चेंज करेंगे, वेक्टर में, तो नीचे R देगा और ये R क्यूब बनेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम क्या कहेंगे कि बस हमने इसकी डायरेक्शन को चेंज किया है, हमें ये करना है। तो मैं क्या लिखूंगा कि K Q1 Q2 बटा R² और ये आया R12 कैप प्लस R21 कैप। ठीक, यानी K Q1 Q2 बटा R² R12 वेक्टर बटा R, सिंपल, R21 वेक्टर बटा R। अब खुद सोचिए कि K Q1 Q2 अगर मैं इसकी दिशा को चेंज कर देता हूँ, बदल देता हूँ इसकी दिशा को, R2 से 1 कर दूंगा, 1 2 है, 2 से मैंने क्या कर दिया? 1 कर दिया, तो क्या निकल के आएगा? माइनस। अब जब ये माइनस निकल के आएगा
तो प्लस ने माइनस को क्या कर दिया, मार दिया, यानी कि कट के क्या हो गया, 0। तो k(q2/r² इंटू कितना 0 बराबर क्या है ये 0, यानी कि इन दोनों का योग क्या मिला हमें, 0 मिला है। अब इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का योग 0 होने का मतलब क्या हुआ कि जो f21 वेक्टर है, f12 वेक्टर बराबर 0, इसका मतलब कि f21 प्लस f12 वेक्टर यानी कि माइनस हो जाएगा, ये माइनस f12 वेक्टर, यानी कि जो f21 वेक्टर है वो f12 के विपरीत है। माइनस का मतलब क्या हुआ कि विपरीत है, तो वो उधर गया, ये इधर गया, लेकिन दोनों परिमाण में कैसे हैं, बराबर, लेकिन दिशा विपरीत है। ठीक, ये मिला हमें। अब जानते हैं कि किसी भी बल के विपरीत एक बल कार्य करता है, जिसे न्यूटन के नियम ने दिया था। तो ये जो कूलाम का सदिश रूप होता है, न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो सदिश रूप है, कूलाम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप, सदिश रूप न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है, न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। ठीक, तो यहां से क्वेश्चन उठ के आता है कि जो कूलाम का नियम है, उस सदिश रूप है, वो न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है, कैसे, तो आपको उसमें ये सब करना पड़ता है। ठीक, उधारिए। अब इसको मिटा देते हैं, अगला टॉपिक करना है। चलिए अगला देखिए आप, अगला आता है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक, ये थोड़ा जरूरी होता है समझना इसमें। अध्यारोपण, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत ये क्या कहता है। ठीक, पहले ये समझ लेते हैं। जो अध्यारोपण का सिद्धांत होता है वो सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई आवेश Q0, ठीक, यहाँ से एक आवेश ये Q1 है और एक आवेश ये Q2 है। ठीक, तो ये जो Q2 है ये Q0 पर बल लगाएगा जिसकी दिशा इधर होगी। जो ये Q0 है Q1, ये इस पर भी बल लगाएगा जिसकी दिशा इधर होगी। यानी कि इस Q0 पर एक साथ कितने बल कार्य कर रहे हैं, 2 बल कार्य कर रहे हैं। ठीक, जिसमें से इसकी दिशा जो होगी वो इस तरफ होगी, यानी कि 0 पर बल लगा किसकी वजह से, 1 की वजह से। 0 पर बल लगा किसकी वजह से, तो 2 की वजह से। ठीक, और इनकी दूरी अलग अलग हो सकती है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी एक आवेश पर जब 2 या 2 से अधिक आवेशों द्वारा जो बल लगेगा तो इस पर परिणामी बल दोनों आवेशों द्वारा बलों के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक, ये अध्यारोपण के सिद्धांत ने कहा। फिर सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। किसी एक आवेश पर जब 2 या 2 से अधिक आवेश कूलाम बल लगाते हैं तो इस आवेश पर नेट बल, परिणामी बल दोनों आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक, फिर सुनिए क्या कह रहा हूं। किसी एक आवेश पर, किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के
सदिश योग के बराबर होता है, के बराबर होता है, ये अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है। ठीक, बराबर होता है। ठीक, तो किसी भी एक आवेश पर लगने वाला कुल परिणामी बल, कुल बल दोनों आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा। ये कौन नियम कहता है? अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है। ठीक, अब पढ़ते हैं कि अभी हमने पीछे किया कि जब हमारे पास केवल दो ही आवेश होंगे तो दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे, कौन किस पर कितना लगाएगा, इनका परिमाण जो होता है आपस में बराबर होता है, बस दिशा ही अलग होती है। उसी आधार पे हम अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि जब कुलाम बाबा हैं वो केवल दो आवेश पर बल दिए, तो अध्यारोपण का सिद्धांत ने बहुत ज़्यादा बल दे दिया कि अगर n टाइम भी आवेश होंगे तो उन पर किस तरीके से बल काम करेगा, ये हमें अध्यारोपण के सिद्धांत में देखने को मिलता है। ठीक, चलिए तो करते हैं। जिसका हेडिंग बनता है वो होता है बहुल आवेशों के कारण, बहुल आवेशों के कारण, बहुल आवेशों के कारण किसी नेट बल, डायरेक्ट लिखते हैं नेट बल। ठीक, बहुल आवेशों के कारण क्या? नेट बल, मतलब बहुत ज़्यादा आवेश होके तब जाकर हमें निकालना है ये। ठीक, बल निकालना है। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक Q नॉट आवेश है, पिछले जैसा ही Q नॉट, इधर से Q1 बल लगा रहा है, यहाँ से Q2 बल लगा रहा है, और यहाँ से जो है Qn बल लगा रहा है। Qn मैंने n मान लिया, बहुत दूर हो सकता है, अधिक हो सकता है ये। अब इसका जो दूरी मान लिया, ये मान लिया हमने R1, इसका दूरी मान लिया R2, और इसका दूरी क्या मान लिया? Rn, 3 नहीं n। अब सुनिए क्या होगा इसमें, जो Q1 है वो Q नॉट पर बल लगाएगा जिसकी दिशा इधर होगी, यानी कि F0 पर बल लगा, किसकी वजह से? 1 की वजह से, तो इधर लिख लिया हमने। उसी तरीके से 0 पर बल लगा, किसकी वजह से? 2 की वजह से। नॉट पर बल लगा, मैं इसको 0 कह रहा हूं कभी कभी, किसकी वजह से? n के वजह से, तो F0n। ठीक, तो इस पर तो बिल्कुल n बल लग रहे हैं। अब इसका परिणामी कैसे निकला, ध्यान दीजिए। अब ये होता है कभी कभी तो किसका बल ज़्यादा होता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई लड़का बैठा है, छोटंकी बैठा है, कोई मान लेते हैं, ये छोटा, ये मझिला, और ये सबसे मोटका है कोई। अब खुद सोचिए कि इसका जो है बल ज़्यादा होगा और इन दोनों का बल कैसा होगा? कम होगा। तो ये इससे कुछ खींच रहे हैं, ये इससे कुछ खींच रहे हैं। मान लो मिठाई मिला, इसे 5 रुपये लमचूस मिल गया, खींच रहे हैं। मान लीजिए ये मोटका जो है, ये जब लमचूसवा को पकड़ेगा इसके हाथ से, तो ये दोनों खींच पाएंगे? नहीं खींच पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके प्रति प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, यानी कि प्रतिकर्षण बल ज़्यादा होगा। ये जब हमारा फटाक से खींच लेगा तुरंत। अब यही जब होगा, ये मान लीजिए थोड़ा सा हट्टा कट्टा है, थोड़ा सा इस तरीके से, ये थोड़ा दुबला पतला है, ये थोड़ा दुबला पतला है, ये भी इससे थोड़ा मजबूत है, और ये मोटका है, ये ज़्यादा भलवान है। ये कह रहा कि आओ तुमको भी पीट देते हैं, तो ये क्या कहेगा? रुक जाओ हम आ रहे हैं। तो ये डर कर भागेगा इधर, यानी कि जो ये है इन दोनों से नहीं डर, लेकिन क्या इससे डरा। अब इसका मतलब क्या है कि जो Q नॉट पर बल लगाएगा, अगर Q का मात्रा ज़्यादा हुआ तो इसको भगेड़ के मारेगा, बहुत दूर खेदेगा इसे। नहीं समझ में आया? मतलब कि जिन आवेश का बल अधिक होगा, जो बल अधिक लगाएगा उसी की बात मानी जाइए। अब ये दोनों कहेंगे तो रुकेगा थोड़ी ना, ये अब ये मारेगा पूरा भगेगा ये। उसी तरीके से अगर इसका बल ज़्यादा हुआ, आवेश ज़्यादा हुआ, तो इसको बहुत दूर खींच सकता है। ठीक, यानी कि इसका बल ज़्यादा होगा और ये जो है इसकी बात मानेगा तो इधर भगेगा। ठीक है, जो अधिक होगा उसी के मतलब यहाँ पर चलने वाला है। ठीक, अब F01 Q नॉट पर लग रहा है, 02 भी लग रहा है, N भी लग रहा है। अब जो इसकी दिशा वो कैसे करेंगे? तो इंगित करने के लिए R 1 से किधर जाएंगे? 0 की ओर, कैप से दर्शा दे रहे हैं इसे। इसकी दिशा किधर जाएगी? तो इधर से जाएगी इस तरीके से। तो R 2 से कहाँ जा रहा है? नोट की ओर जा रहा है। इसको कहेंगे तो Rn 0, यानी किधर की जा रहा है। ठीक, ये हमने लिख लिया सब। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि जो बल लगेगा टोटल F0 पे, वो F01 वेक्टर सदिश योग F02 वेक्टर और F0n वेक्टर होगा। ठीक,
ये थोड़ा डैश डैश दे देंगे तो सही लगेगा, इस तरीके से F0n होगा। ठीक, अब बात ये पड़ा कि F01 पे बल कितना है, तो हम कहेंगे कि F01 पे जो बल है वो K 0 और 1, तो Q0 Q1 बटा में R1 का स्क्वायर और R10 कैप। ठीक, अब जो F02 है वो कितना होगा, तो K Q0, ये 2 की वजह से, तो Q2 R2 का स्क्वायर R20 कैप। कर सकते हैं इस तरीके से। मैं इसको चेंज नहीं कर रहा कि सदिश क्रम बदल दे उसके बाद कर, कोई टेंशन नहीं है, परिमाण ही लिया जाता है दूरी में, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। ठीक, इसी तरीके से अगर F0n करेंगे तो ये आएगा K Q0 Qn बटा में Rn0 का स्क्वायर। ठीक, Rn का स्क्वायर और ये Rn0 का कैप, ये मान लिया हमने। अब चूंकि ध्रुवपण का सिद्धांत क्या कह रहा है कि F0 यानी कि F जो नेट लगेगा वो इन तीनों के योग के बराबर होगा, तो रख देंगे K Q0 Q1 R1 का स्क्वायर R10 कैप, K Q0 Q2 R2 का स्क्वायर R20 कैप। ठीक, अब एक n वाला बच गया, n वाला लिख देंगे अब K Q0 Qn बटा में Rn का स्क्वायर Rn0 कैप, ये हमने कर दिया इतना। अच्छा, अब इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ क्या है इसमें, तो उभयनिष्ठ है K Q0, बाकी सब तो अंदर ऐसे ही बच जाएंगे, Q1 R1 का स्क्वायर R10 कैप, Q2 R2 का स्क्वायर R20 कैप प्लस डैश 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 Qn Rn का स्क्वायर Rn0 कैप, ये हमने सब लिख लिया अब। ठीक, अब इसको छोटे रूप में कैसे दर्शाएं, तो F0 बराबर में सोचिए K Q0 बाहर है, 1 1 1 2 2 2 n n n, तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं सिग्मा। अगर सही प्लस में तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, सिग्मा। सिग्मा कहता है कि 0 से शुरू करो n तक खत्म करो, सबको जोड़ते जाओ, तो i का मान 0 नहीं, सॉरी 1 से चालू करेंगे, 1 से चालू करेंगे तो 1 1 1, 2 रखेंगे तो 2 2 2, यानी कि QI RI का स्क्वायर और RI0 कैप, ये सिंपल में बनाइए। अब सिग्मा क्या कहता है कि i 1 से शुरू करो, n तो रखो, तो जब एक बार 1 रखेंगे तो ये आएगा, 2 रखेंगे तो ये वाला टर्म आएगा, 3 रखेंगे तो इससे अगला आएगा, फिर n रखेंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक, तो ये था ध्रुवपण का सिद्धांत, किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, अब इस जो वैद्युत आवेश वाला चैप्टर है इसमें अब कुछ बचा नहीं है। सिंपल में एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि बताइए कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना करें तो आप कितने तुलना इसमें बता सकते हैं। ठीक, अब सिंपल सी बात है भाई, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो द्रव्यमान वाले पे लगता है और ये किस पे लगता है, आवेश वाले पे। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट मिलता है कि जो आवेश होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। हाँ, दोनों प्लस के, दोनों माइनस के, एक प्लस का एक माइनस का। लेकिन मैं आपसे अगर ये पूछूं कि द्रव्यमान कितने तरह का होता है, तो एक तरीके का। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल आकर्षण का होता है, जबकि वैद्युत बल प्रतिकर्षण का भी होता है और आकर्षण का भी। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल कोई माध्यम पर निर्भर नहीं करता, हवा रखिए, शीशा रखिए, पानी, कुछ भी रखिए, किसी पे भी निर्भर नहीं करता। लेकिन ये जो होता है वैद्युतशीलता E0, कभी कभी EM आ जाता है, तो ये जो है माध्यम पर निर्भर करता है। यानी कि वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है और गुरुत्वाकर्षण माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ठीक, ये आपको पॉइंट याद रखने होते हैं। चलिए, तो ये आपका जो वैद्युत बल का वैद्युत आवेश का जो चैप्टर है वो खत्म हुआ। अगला जो चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र है, उससे पहले इस चैप्टर में हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अगर आप पे हमें क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, ध्यान दीजिए क्या करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है पता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन कहेगा कि यहाँ पर भी Q आवेश रखा है, यहाँ पर भी Q आवेश रखा है और यहाँ पे भी Q आवेश रखा है।
यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा मान लीजिए ए है, कहेगा वो कि ए है, ये भी ए है, ठीक। तो किसी एक आवेश पर बल निकालिए, ये क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोनों पर Q आवेश रखे गए हैं और इसकी प्रत्येक भुजा ए है, तो इस पर हमें किसी भी एक आवेश पर हमें बल निकालना होता है, ठीक। मैं ये कर लेता हूँ, बल निकालना है किसी भी एक आवेश पर। चलिए मैं इसे चुन लेता हूँ, मान लेते हैं ये वाला ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है। प्रत्येक पर Q आवेश रखा है, तो ये Q इसको क्या इधर भगाएगा, अभी पीछे अपने किया, ये Q इस पर इधर बल लगाएगा, ठीक। तो इसको मान लेते हैं कि F1 है, क्या मान लिया, F1। अब ये जो है Q इस पर भी बल लगाएगा, इसी पर ये वाला Q बल लगाएगा, तो इसकी वजह से जो बल होगा वो इधर चला जाएगा, ठीक। तो इसको हमने क्या मान लिया, F2 मान लिया, ठीक, F2 मान लिया, इसको F1 मान रखा है सदिश के रूप में। तो इस पर जो परिणामी बल होगा, परिणामी यानी कि Fr, क्या वो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर के बराबर होगा, इस तरीके से, ठीक। चलिए निकाल लेते हैं कितना बल लग रहा है पहले। तो हम निकालते हैं पहले F1, दिशा का कोई मैटर नहीं है, डायरेक्ट हम करेंगे, बस सदिश के लिए दर्शा दिया। F1 K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, ये बल का मान मिला हमें इस साइड में, ठीक। R12 नहीं दर्शाएंगे, कोई टेंशन नहीं उससे। दूसरा कहेगा कि F2 बराबर, इसके लिए क्या लिखेंगे, तो K Q बाय ए स्क्वायर, इसमें भी हमने दिशा नहीं लिखा, बस दोनों के परिमाण लिख लिए हैं, ठीक। इन दोनों के मैंने क्या लिखे हैं, परिमाण लिखे हैं, इन दोनों के मैंने परिमाण लिख लिया इस तरीके से, ठीक। अब चूंकि सदिश में एक नियम होता है कि सदिश योग आप तभी करेंगे जब अगर कोई थीटा डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, तो सदिश के डायरेक्ट परिमाण निकालने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब सोचिए कि थीटा क्या है इसमें, तो चूंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोना 60 डिग्री का होता है, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, ये हमने अपने दिमाग लगाया। अच्छा, तो ए की वैल्यू इसमें क्या है, तो माड F1 है जिसकी वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू क्या है, तो माड F2 जिसकी वैल्यू ये रही, ए की वैल्यू मालूम चल गई, बी की मालूम है, थीटा की वैल्यू रख दीजिए इसमें। तो हम कहेंगे आर स्क्वायर बराबर में ए का स्क्वायर यानी कि ये वाला, यानी कि के, सॉरी 2 गलती से लगा है, क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, दूसरा भी के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस में 2 क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर और काज थीटा, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, लिख लिया हमने। तो आर स्क्वायर बराबर में दोनों मिलाकर 2 हुए, यानी कि 2 क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस 2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एक जैसे गुणा है तो होल स्क्वायर, एक जैसे गुणा है तो होल स्क्वायर। और जो कि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मेरे से, इन दोनों पे क्या है, स्क्वायर है, ठीक, दोनों का स्क्वायर लगा लिया मैंने ये, ठीक। अब क्या करेंगे कि काज थीटा, काज 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो इससे क्या होगा, कट जाएगा। तो ए की वैल्यू मैंने रख दी, बी की वैल्यू मैंने रख दी, दोनों का स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर लगा लिया, ठीक, ये हल हो गया हमारा, 2 से 2 खत्म। अब आर स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब होल स्क्वायर को इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये मिलेगा अंडर रूट में 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से करनी खत्म होगा, लेकिन इस 3 के लिए तो करनी बचेगा, इस 3 का वर्गमूल नहीं होता है तो करनी 3 हो जाएगा, और ये सिंपल में निकल के आएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यानी कि कोई भी एक बल यानी कि अंडर रूट 3 माड F1 कह सकते हैं, माड F2 कह सकते हैं, ठीक। यानी कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, इसके प्रत्येक कोना पर या कोई भी आवेश जो बल लगता है, अगर समान हो तो कह रहा हूं मैं कि जो इन पर बल लगेगा वो अंडर रूट 3 F1 के बराबर होगा, यानी कि कोई भी एक बल निकाल लीजिए, उसको करने 3 के साथ गुणा कर देंगे तो इसका परिणामी बल निकल जाएगा, ठीक। तो ये था इसका समबाहु त्रिभुज के लिए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम इस पर जो फिजिक्स है इस पर और भी आपको लेक्चर डाल सकें, ताकि आपके लिए सुविधा हो। ठीक, चलिए।